उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। क्या बात है। नशा ये सोच के शंकर जी के नाम से करते हैं, अरे भोले बाबा भी तो करते हैं, बोले अरे तो जहर भी पीते हैं, पियो। मैंने क्रिटिसिज्म से हारी नहीं मैं, तो बुगी वुगी मेरी जिंदगी का आखिरी डांस यही है। मुझ तक थोड़ा पहुंचना मुश्किल है, मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता। एक ऐसी शक्ति है जिसका काम ही यही है कि हारना नहीं चाहिए। जया जी, वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज पहली बार अपने जैसा फीलिंग हुआ, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग, मैं कॉमेडी करती हूँ ना, जो मॉडल या डेली सोप वाले होते हैं वो थोड़ी ऐसी होती हैं, तो लोग नहीं, मैं कैसी है भारती में, तो गाल वाल खींच लेते हैं, पप्पी वप्पी कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि अरे कल ही तो देखा तेरे को टीवी में अपने, और आप भी एकदम अपने। अभी तो मेरे को 1.5 साल से मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप हमारे ही घर की मेंबर हो, जो सुबह 7:30 बजे आके बेटा टीवी लगाओ, बोले तो गोला सुनता है, भजन साथ में नैनी सुनती है, बहुत मजा आता है कान में। सुबह सुबह पहले तो कुछ भी नहीं, सन्नाटा ही होता था, उठ गए, पर्दे खोल दिए। जैसे हमारी जिंदगी में ये स्पिरिचुअल मोड आया है थ्रू गोला, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिंदगी को लेके, हमारी लाइफ को लेके, कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। थैंक यू, आप लोग ने मुझे बुलाया। तो जैसा आपने कहा, हम आप लोग को देखते आ रहे हैं जी जी एज अ कपल, एज अ कॉमेडियन, सब कुछ। और गोले की अगर बात करें तो आई थिंक आप काफी फेमस है, पर अब गोले के बाद गोला ज्यादा फेमस हो गया है। क्योंकि मैंने जैसे ही अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा पॉडकास्ट फाइनल हुआ है और बताओ किसके साथ, तो मैंने कहा किसके, मैंने कहा भारती जी आते हैं ना कॉमेडी के लिए, तो मेरी मम्मी का पहले चला था, तुम मतलब गोले से मिलोगी? मतलब गोला बहुत तो famous इतना है। खुश है हम लोग, इतने खुश थे कि हम इस पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं। सो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, एंड आई होप कि जो भी क्वेश्चंस है उसका मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ। तो जया जी, सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो अपब्रिंगिंग के बारे में क्या बताया गया कि एक बच्चे को पाला कैसे जाए। तो पहला तो जैसा कि स्पिरिचुअलिटी में हमेशा कहती हूँ, बहुत यंग एज प्रोसेस है ये। हम अभी बाहर भी बात कर रहे थे कि हम चाहे 4 धाम यात्रा है या भक्ति है, जो भी है, बहुत ओल्ड एज पे डालते हैं। और मैं कथा में हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जब सब कुछ एकदम हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं और तब आप कहते हैं कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और भगवान ऊपर बैठे कह रहे थे अब हम बुलाएंगे, तुम क्या बुलाओगे? अभी तो बोलते हैं तुम्हारा अब बोर्डिंग मेरे पास हो बुलाने गया। की बारी है तुम्हारी। तो और उस वक्त आपको तो कुछ देखना ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। और आज का टाइम तो इतना कंपटीशन है, हमें ही दिख रहा है कि हमारी जनरेशन, तो मुझे लगता है कि जब तक गोले की जनरेशन या उस एज के बच्चों की जो जनरेशन आएगी, तब कितनी भागदौड़ होगी। आज कॉलेजेस में अगर 98-99% कट ऑफ है, तो तब क्या होगा कि 100% ही लाओगे तो ही मिलेगा, तो नहीं ही तो मिलेगी। तो कितना कंपटीशन है, उस वक्त कितना स्ट्रेस आता है। तो वो जैसा जो अगर आप इस एज में समझ रहे हैं कि प्रायोरिटी शायद आपको अच्छा लग रहा है, जो एक कामनेस आ गई है, या भजन है या सत्संग है। भजन एक्चुअली सत्संग ही तो है, और साइंटिफिकली प्रूवन भजन आपकी मेमोरी पावर, सत्संग आपकी मेमोरी पावर ठीक करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ठीक करता है, आपको काम करता है, स्ट्रेस फ्री करता है। तो ये चीजें अब आपको रियलाइज हो रही है। तो आई थिंक फर्स्ट चीज ये कि आप उसको अभी से रियलाइज कराएं कि उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पूछते हैं फर्स्ट कौन आया, मार्क्स कितने आए, कौन फेल हुआ, तुम्हारे कम क्यों आए। पर कोई भी स्कूल से आने के बाद बच्चे से ये नहीं पूछता किसकी मदद की, किसको हंसाया। ये तो उसको ऐसा लगता है कि फर्स्ट आना, पैसा कमाना, आगे रहना, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा बनना, हेल्प करना, सही रास्ते पर चलना, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो स्कूल लाइफ में तो वो चलो चीटिंग वीटिंग करके आगे निकल जाएगा, पर लाइफ में चीटिंग का मतलब तो गलत रास्ता ही हो गया ना। बिल्कुल क्योंकि उसको तो यही सिखाया गया कि बेटा आगे रहना, फर्स्ट आना। राइट। तो उसके दिमाग में यही है, कंपटीशन मेंटालिटी जो है बहुत वो ये ज्यादा होती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लग रहा है बच्चा छोटा है और वो समझ नहीं रहा, वो इस एज में सबसे ज्यादा समझता है, उसकी मेमोरी में बातें ठहरती है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद आपको आपके 10-12 के सिलेबस याद नहीं होगा, इतना ABCD याद होगी, आपको आपके पोएम्स याद होगी, क्योंकि उस वक्त चिपक जाती है मेमोरी में चीजें। बस गलती क्या हो जाती है, उस एज के बच्चे को सही गलत नहीं पता होता, तो उसको जो दिखता है वो ले लेता है। तो हमें लग रहा है कि हम बच्चे के सामने चिल्ला रहे हैं या गालियां भी दे रहे हैं, वो अरे क्या समझ आता है, उसको सब समझ आ रहा है, वो सब सुन रहा है, और वो आगे जाके वही चीज दोहराने वाला है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत हंसता है तो उसके घर में ऐसा माहौल है, इसीलिए कोई बच्चा बहुत रो रहा है तो वो कंटिन्यूअसली किसी को रोते हुए देख रहा है। और या तो एक और तरीका होता है, जैसे आपने कई घरों में मैंने तो देखा है कि बच्चे जब गलत जिद करते हैं
तो कभी कभार रोने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स ही दूसरों को कहते हैं अरे मत करो, दे दो वरना वो रोने लग जाएगा। वो सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है रोने से मेरा Mechanism काम बना होता लिया है। उसने। और कई बार इसलिए बच्चे रोते, आंसू नहीं आते पर रो रहे हैं, क्योंकि उनको उस वक्त काम गोला। कराना है अपना। हाँ बट जया जी हमारा बच्चा तो मतलब हम अपना कोई गाना लगा लेना तो चिल्लाने लग जाता है कि हमारा लगाओ, तो इसका मतलब वो सब समझ रहा है। हाँ, वो भजन ही समझ लग रहे हैं कि रहा आप उसकी कौन सी हरकत से उसकी बात मान रहे हो। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि बच्चा जब आपसे कोई उपहार मांगता है, जी उपहार मतलब उसको हो गया उसकी गलत जिद। यहाँ पर उपहार मतलब कि कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो उसकी अच्छा नहीं है, तो अगर उपहार नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। क्या बात है। कि मतलब आपके जाने के बाद भी वो फिर ज्यादा खराब है ना। आप अपने सामने उसको गिरने दो, उसको ठीक होने दो या रोने भी दो, पर क्योंकि आप खड़े तो है पीछे, जब चले जाओगे तब उसको कोई उठाने वाला नहीं है। और दुनिया तो ऐसी है कि गिरे हुए को और गिरा दे, वो तो बिल्कुल ही ना उठाए। तो आप अपनी आंखों के सामने उसको ठीक कर दो, कि इतना काबिल बना दो कि वो चाहे संस्कारों में काबिल है, पैसे में है, इमोशंस में है, स्पिरिचुअलिटी में है, कि आपको जाने से पहले इतना तो विश्वास हो जाए कि ये मेरे बिना भी अपनी जिंदगी निकाल लेगा, इतना काबिल तो है मेरा बच्चा। क्या बात है। मैंने जब कृष्ण भगवान की बचपन की लीला जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें नटखट शरारतें, हर तरह की शरारत, कभी मिट्टी खा ली तो माँ को पूरा अंदर तीनों लोग दिखा दिए, कभी कुछ कर दिया। तो ये जो भगवान के बचपन की कहानियां है उससे हमें क्या सीख देना चाहते हैं ग्रंथ? देखिए, एक तो ग्रंथ हमेशा सीख ही देते हैं, कॉपी करने नहीं। गीता जी में कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि जो भी आपको स्क्रिप्चर सिखाते हैं उसकी नकल नहीं करनी है, उसे सीख लेनी है। क्योंकि हम, जैसा अभी आपने कहा मिट्टी खाई तो तीनों लोग दिखा दिए, अब ऐसा कि बच्चा मिट्टी खा ले पर उसके मुंह से तीनों लोग थोड़ी दिख जाएगा। सही बात है। तो मतलब नकल तो आप नहीं कर सकते, वो भगवान है। शंकर जी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग नशा ये सोच के शंकर जी के नाम से करते हैं, अरे भोले बाबा भी तो करते हैं, बोले अरे तो जहर भी पीते हैं, पियो, करेक्ट। हाँ जहर भी तो पीते हैं। तो आप भगवान का नाम लेकर नकल जब करते हो तो वो तो एकदम मना है स्क्रिप्चर्स में, क्योंकि हमारी शक्ति उतनी है नहीं, तो उससे सीख लेने को कही गई है। तो कृष्ण जी के जीवन से मैं हमेशा कहती हूँ सीख है कि उन्होंने जो जिया वो 100% जिया। बच्चे रहे तो वो ऐसे बच्चे रहे कि आज आप ये कुमार विश्वास जी को आप जानते जी, होंगे, तो उनका एक टॉपिक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि श्री कृष्ण कैसे हैं, कि बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज हर नटखट बच्चा अपने माँ बाप के लिए कन्हैया ही है, कि रे मैं तो घर का कन्हैया है। क्योंकि उनका बचपन ही इतना अच्छा था कि सबको अपने बच्चे के अंदर वही बचपन दिखता है। प्यार किया तो ऐसा किया कि हर कोई आज राधा कृष्ण के प्रेम की एग्जाम्पल देते हैं। युद्ध के बारे में बात आए तो महाभारत का युद्ध का ही नाम आता है। पॉलिटिक्स, राजनीति की बात है, कृष्ण सी राजनीति तो कोई नहीं कर सकता कि 100 कौरव 5 पांडव, 5 को जिता दिया, 100 को हरा दिया। और ज्ञान ऐसा कि गीता जी से ऊपर ज्ञान कोई आज माना नहीं जाता। तो जो किया उसमें 100% दिया, फिर दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। वो बचपन के बाद जब व्रत छोड़ा तो छोड़ दिया, फिर ऐसा नहीं कि बीच में लटके हुए कि यहाँ भी है या वहां भी है, नहीं, वो छोड़ दिया तो फिर छूट गया। भले ही मन के अंदर फीलिंग्स है जो भी, लेकिन अपने आगे वाले काम में उस पर हावी नहीं होने दिया, उस चीज में परफेक्ट रहे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि शास्त्र आपके एज बना के रखेगी, इतने से इतने में बचपना, इतने से इतने में डिसिप्लिन, इतने से इतने में विद्या, उसके बाद गृहस्थ या वैराग्य, कि कुछ टाइम होते हैं उसका आपका दिमाग उस वक्त उसी चीज के लिए सबसे अच्छा चलता है। पढ़ाई करो तो सिर्फ अपने काम में, पढ़ाई में फोकस करो, वरना बीच के रह जाते हो, ना इधर के ना उधर के। तो इसीलिए बचपना तो बच्चे को अच्छे से जीने दीजिए। मैं कहती हूँ मस्ती करना गलत नहीं होता, जब गलत चीज की मस्ती हो वो नहीं करने दो। बाकी मस्ती तो यही उम्र है, बड़े होने के बाद हम कहाँ कर रहे हैं, काम में पड़ गए हैं। कुछ लोग आज भी कर रहे हैं मस्ती। ये बहुत शरारती है। गोले में जितनी शरारतें आई है ना वो भारती से आई, क्योंकि भारती को मैंने देखा है कि वो 24 घंटे शरारत कर सकती हैं। पर आई थिंक ये एग्जाम्पल है ना कि अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा हमेशा रखो। मैं कसम से, मैंने बहुत कॉमेडियंस के साथ काम किया है। बहुत लोग बोलते हैं ना भारती आप बहुत अच्छी कॉमेडी, ये कॉमेडियन नहीं है, ये एक मस्तीखोर लड़की है जो जिंदगी भर मस्तीखोर रहती है और उसको पैसे मिलते हैं। सच में मुझे कभी कभी लगता है जब मुझे सच में ज्यादा पैसे मिलते हैं ना जया जी, तो मुझे लगता है मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि सबके शौक होते हैं। मेरा शौक है कि मैं कुछ बोलूं और ये हंसे, 5 मिनट के लिए दुख भूल जाए। तो आपके आने से पहले मैं इनके साथ हंस रही, व्लॉग बना रही, मस्ती कर रही थी, और जब उस चीज का पैसा मिलता है तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे जो चीज पसंद है मैं वो कर रही हूँ और मुझे उसका पैसा मिल रहा है।
क्योंकि लोग अपनी पसंद की चीज नहीं कर पाते। पसंद की चीज नहीं कर पाते। आपको माँ बाप कहेंगे कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसको पेंटर बनना है ना। बट मेरे को तो जो बनना था मैं बन गई, और उसी चीज का पैसा मिल रहा है और लोग खुश हो रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जब लोगों को हंसाती हूँ तो कहीं ना कहीं दुआएं लगती हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे ही पसंद के काम का पैसा मिल रहा है ना। अग्रीड। क्यों औरतें इतना कम स्पिरिचुअल लीडर्स में नजर आती हैं? एक तो ये भी है कि आपको आगे आने नहीं दिया जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उस वक्त आपको या हर लड़की को मैं हमेशा कहती हूँ कि जो उसकी फैमिली है उसका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। बहुत। क्योंकि लड़कियों के लिए मोस्टली शादी ही है कि उनको पढ़ाया भी अगर ज़्यादा नहीं जा रहा है तो कि अरे पराई घर चली जाएगी, या ज़्यादा करियर के लिए नहीं, अरे पराई घर चली जाएगी, अरे शादी कर लेगी, शादी की चीज़। पर मेरे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे आज भी लोग कहते हैं जब कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक है मेरी ज़िंदगी का, शादी कब कर रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ बाहर वाले ये बात करते हैं, मेरे घर में इसकी बात भी नहीं उठती। मतलब मेरे मम्मी पापा को एकदम है कि जब तुम्हारा मन, क्या पता बिल्कुल बंद कमरा करते रहते हैं, शादी कब कर ऐसा तो नहीं कही। नहीं। मतलब मैं कई बार कहती हूँ कि वीडियो में पापा देखो ऐसे पूछा, पापा तेरी क्या पड़ी है, तुम जिंदगी जियो अपनी अच्छे से, जब तुमको करना है तब तुम करना। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई कहता है ना कि मेरी बेटी, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, वो कहते हैं कि मेरी बेटी आपकी जैसी बने। मैंने बोली तभी बन सकती है जब माँ बाप मेरे जैसे होंगे। आपको माँ बाप मेरे जैसे बनने पड़ेंगे, ऐसी फ्रीडम देनी पड़ेगी। और आज आई थिंक स्पिरिचुअल लाइन तो थोड़ा सा भी वो लोग डर जाते हैं कि थोड़े से स्पिरिचुअल होने की पहला काम शादी कराओ, वरना वैराग्य ना ले ले, अरे ये जंगल ना चली जाए, आश्रम ना, ये बहुत डर है। पर मेरे पेरेंट्स को कभी ये चीज़ का नहीं था, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और क्लास 12 तक की पढ़ाई में तो मैं कहूँगी कि मैंने तो बहुत बाहरी रूप की पढ़ाई की थी। एक्चुअली स्क्रिप्चर्स मेरे पेरेंट्स पढ़ते थे और मुझे बेस्ट पार्ट्स निकाल के देते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी स्कूल की पूरी, और मैंने रेगुलर स्कूल किया है मैंने, तो मेरी पूरी क्लासेस होती थी, बोर्ड्स होता था, सब कुछ। तो वो पढ़ते थे और वो मुझे बेस्ट पार्ट निकाल के देते थे कि ये तुम्हारे काम की चीज़ है, इसको तुम पढ़ो। तो मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे खड़े थे, तो बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरा, मैंने क्रिटिसिज्म से हारी नहीं मैं, कि मुझे जब मैंने भजन से शुरुआत करी थी, तो मैं जब भजन गाई तब लोगों ने कहा कि अरे नहीं गाना चाहिए, नहीं अच्छा लगता है, बेटी को ऐसे हर जगह थोड़ी लेके जाते हैं। पर मैंने बोला मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो करना है। मेरे पेरेंट्स ने बोला करना है तो फिर हम साथ खड़े हैं। ठीक है, भजन में थोड़ा नाम हुआ, उनको अच्छा लगा। तब मैं हमेशा देखती दुनिया वाले जब काम करोगे ऐसी तो चीज बोलेंगे होती नहीं है कर ना। सकते, हाँ फेमस, अरे हमको पता था ये तो बहुत आगे जाएगी। यस। ये भजन में खुश हो गए, फिर कथा करी तो बोलते नहीं भजन ही अच्छा था, कथा वथा नहीं है बस की। मैंने बोला मुझे तो करनी है, मुझे अच्छी लगी मैं तो करूंगी। मैंने 3 दिन की कथा करी, फिर वो फेमस हुआ तो बोले बहुत अच्छी करी। फिर मैंने भागवत जी करी 7 दिन की, बोले नहीं वो 3 दिन ही अच्छा था, 7 दिन तो इनके बस का नहीं है। अरे बाप रे। फिर 7 दिन फेमस हुआ था, उसके बाद मोटिवेशन किया, बोले नहीं कथा ही तक अच्छी हो, मोटिवेशन। तो मुझे लगता है आप कुछ भी करो ये तो बोलते रहेंगे, तो मैं उस चीज से कभी नहीं रुकी। और फिर आगे आप बढ़ते जाते हो तो वो आपको अप्रिशिएट कर ही लेते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो आप, और उसका भी एक रीजन है कि सूरज जब उगता है तो कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, आप कितनी अच्छी दुनिया बात में बोली जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे वो आपको सलाम नहीं करेंगे, उनको लगेगा दिया क्या है अभी तक अपने आप। जब लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर कॉमेडी कर रहे हैं, आप कर रहे, आज आप लोगों को हंसा रहे हैं, और जब एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन में आपका काम हो रहा है तब उनको लगता है कि नहीं कंट्रीब्यूशन है, तो अब तो सलाम करना बनता है। तो आई थिंक ये दोनों है, 50-50 है, थोड़ा नेगेटिव भी है थोड़ा पॉजिटिव भी है, बट आप चलते रहो तो काम हो जाएगा। जैसा आपके साथ हुआ है ना कहीं मेरे साथ भी वैसा हुआ है। जैसे आपके तो पेरेंट्स खड़े थे, मेरी मम्मी अकेली थी, तो मैंने भी आप ही की तरह ठाना कि मुझे तो करना है क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। और जब औरत के पीछे एक औरत खड़ी होती है ना तो आप डबल स्ट्रांग हो जाते हैं। कहते हैं ना कि मेरे 2 हाथ है, जब मेरी माँ खड़ी होती है ना तो मेरे 4 हाथ होते हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरी शक्ति हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं आगे बढ़ी, मैंने नहीं देखा लोगों ने क्या कहा, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक हर औरत को यही करना चाहिए। और ये स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि बस मौका दे दो, औरत दुनिया बदल सकती है। ये तो बात सही। यही बात है। और लेकिन बस आज के समय शायद मौके भी हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि देने को लोग तैयार नहीं ये है बात कि क्यों है। है। लेकिन तो अपने मौके खुद ढूंढिए, मेहनत करिए, और मुझे लगता है हर औरत आगे निकल सकती है पूरी। मैं तो निकल ही जाती हूँ इनसे बहुत आगे। जल्दी हम चलते हैं तब भी आगे निकलेंगे। अच्छा जया जी, क्या शादी का क्या विचार है? आपने करनी है कि नहीं करनी, या मतलब मजा आ रहा है लाइफ में ऐसे ही? हाँ, ये है बीच का, करनी भी है क्योंकि मैंने वैराग्य तो नहीं लिया, मैं साधु संत तो कुछ हूँ नहीं, मैं एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब है, जैसे
आपके घर के बच्चे होते हैं जी। बिल्कुल वैसे ही है, तो वो तो है, करनी तो है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि सब सही चल रहा है। अभी मुझे तो हम आपको उसी साड़ी सिंदूर नई मंगलसूत्र में देख पाएंगे आने वाले 4-5 सालों में कि नहीं? 4-5 साल में, हाँ। मुझे फोटो भेज देना क्योंकि मेरी बिल्कुल। इच्छा है। क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि आप एकदम हीरोइन की तरह लगेंगी। सच में आप किस पे गई है, मम्मी पे कि पापा पे? मैं दिखने में पापा पे, स्वभाव काफी ज्यादा मम्मी का है। पापा पर इतने हैंडसम दिखने, हैं। हाँ जी, वो तो वाह अंकल, आप तो बहुत हैंडसम हो। क्योंकि जया जी से पता चल गया कि भाई एक जिसका टुकड़ा इतना बड़ा है, वो खुद पेड़ कैसा होगा। क्या शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में जीवन साथी के? डिपेंड्स आई थिंक, बट हाँ, इमोशनली जो एक बात कही जाती है, आप इमोशनली अगर इतने स्टेबल है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आपके लिए शायद वो चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं है। पर जनरली क्या होता है, मैंने भी जब ये बात सोची थी कि मुझे भी एक टाइम में लगा था कि मुझे करनी ही नहीं है, लेकिन जो एक थॉट आपको रोकता है, क्योंकि मैं बहुत ही फैमिली पर्सन हूँ, मेरी खुशी मेरा परिवार है। मुझे आज भी याद है कि हम काफ़ी कोविड के टाइम काफ़ी बंद हो गया था, और फिर कुछ समय बाद इवेंट्स वापस शुरू होने वाले थे, कथाएं शुरू होने वाली थी, और मेरे पापा ने मुझसे कहा क्या करना है, कुछ दिन है तुम्हारे पास, जो बोलोगी, क्योंकि फिर तो क्योंकि इतने टाइम बैठ गए, अब कथा कंटिन्यू रहेगी, तो जो मन, जहाँ घूमना है बोलो, कहाँ घूमना है क्या। मैंने बोला एक काम करो, आप सबको घर बुलाओ। तो हमारे परिवार, रिश्तेदार, मैंने बोला घर पे रहते हैं सब, हम अच्छे महाराज जी को बैठाते हैं, खाना बनवाते हैं, और हमने वो ही किया। तो मुझे, मेरी खुशी परिवार है कि आप मुझे परिवार के साथ बिठा दो। मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ कथा में, मेरे साथ ही वो जाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे घर की याद नहीं आती, क्योंकि मेरा घर मेरे साथ चलता है हर जगह। तो पर आपको फिर समझ आता है कि अभी तो आपको शायद रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये नहीं होंगे, और तब आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले। और ये मैंने रणवीर के शो पर भी बोला था, जब उन्होंने मुझसे शादी और फैमिली की क्यों करते हैं, कि कहीं ना कहीं एक थॉट है कि वो परिवार जाए, इससे पहले आपका परिवार दूसरा तैयार हो, तो आपको उसकी कमी महसूस ना हो। तो आपका पति हो या पत्नी हो या बच्चा हो, तो आपका परिवार तैयार हो जाता है, तो आपको एक परिवार की आदत हो गई, तो आपको उसकी कमी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक मैकेनिज्म है जो सोसाइटी या भगवान ने जो भी बनाया है, कि इससे पहले मैं इसके लिए तुम्हें तैयार कर देता हूँ। तो शायद वो मुझे एक थॉट आता है कि नहीं, वो बहुत। और कैसे होगा। ये हमारे हिंदुस्तान में ही शादी को बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है। बाहर आई डोंट थिंक सो कि इतना शादी को दबाव दिया जाता है कि बट नहीं। बाहर आई थिंक बहुत जल्दी वो ऐसे भी पहली फैमिली से भी अलग हो जाते हैं, तो उनको अकेले रहने की एक हैबिट हो जाती है। हमारी फैमिलीज में हैबिट है नहीं। हमारे मैं बच्चा खुद हमारा ग्रुप वाली हूँ। हमारा जब गोला पैदा हुआ, डॉक्टर ने बोला कि इसको कॉट में सुलाया करो, दूर रखो। हम शायद 1.5-2 महीने के बाद से हमारे बीच में सो रहे हैं। अभी इतना बड़ा हो गया है वो, 1.5 साल का हो गया, पूरा लेकिन फिर भी घड़ी की बीच में तरह ही घूमता है, कभी टांगे इधर, कभी उस पे, कभी उसके मुंह पे, कभी सब उधर से पैरों के पास से खींच वो के मैंने लाना आपके होता व्लॉग्स देखे हैं, जब वो रात भर सोता नहीं है। है। बट एकदम वो आम इंसान जैसा बच्चा है। क्योंकि जब वो मेरे पेट में था तो मैं लास्ट डे भी काम कर रही थी, पेन हो रहा था, तो मैंने इसको बोला मुझे पेन हो रहा है, तो पता नहीं था कि ये लेबर पेन है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना पता नहीं चलता। तो मैं खड़े होकर गेम्स खेल रहे, ये सब कर रहे, और फिर पता नहीं कैसे ये तो बच्चा वाकई मेरे को लगता है ये बच्चा भगवान है। कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, अब आराम से हो गया। और कोई इसने हमको आधी रात को, लोग हमको डराते थे, लोग ना डराते आपको कभी हौसला नहीं देते। अब तो देखना रातें खराब, अरे कुछ नहीं हो जाता है। हमने खुद पाला अपना बच्चा, ना सास ना माँ, किसी की हेल्प नहीं ली हमने। मैं कहा लोग ऐसे भी तो पालते ना, कई औरतें जिनके माँ बाप दूर होते हैं, तो हमने वैसी सिचुएशन करके खुद पाला। हमारा एकदम बच्चा मजदूर बच्चा है, रात को 10:30 सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, बीच में कोई चूचा कुछ नहीं। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि पेरेंट्स जैसा ही होता है बच्चा, तो कहीं की लगता है कि हम दोनों की अच्छी अच्छी खूबियां उसमें है, अच्छी अच्छी ही जाए, बुरी ना जाए। बट ये भी एक लेसन है आपको, अभी जो आप जब उसको पाल रहे हैं, तो उस वक्त कहते हैं ना कि आपको हर मोमेंट जीना चाहिए, जी, क्योंकि ये भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। बच्चा भी एक तरीके से, देखिए एक सिचुएशन तो है कि अब मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा, हमें लगता है कि हम सिर्फ अपना बच्चा पाल रहे हैं, हाँ। पर अब आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं। एक एक बच्चा तो समाज बनेगा, यही तो पीढ़ी है। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप आने वाली आगे की पीढ़ी को कंप्लेन नहीं करना कि आपने अपने बच्चे को पालते वक्त ध्यान नहीं दिया, ये सोच के मेरा अकेला तो क्या कर लेगा, यही तो जाके पीढ़ी बनेगा। तो आप पूरा ध्यान देना है कि इस पर ऐसे भी संस्कार होने चाहिए कि इसको समझ आए कि समाज को कैसे आगे लेकर जाते हैं, देश को कैसे आगे लेकर जाते हैं, और तभी जाके फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी है। क्या बात है। तो आपके मम्मी डैडी भी आपके साथ जाते हैं? हाँ जी, मोस्टली
कभी काम हो तो एक ना एक रुक जाता है। तो कभी घर आके ऐसे गलतियां निकालते हैं? मेरे पापा, तो मुझे आज भी हैबिट है कि मैं अपने पापा के सामने ज्यादा परफॉर्म नहीं, तो मेरी कथाओं में कुछ कुछ बहुत ऐसे अच्छे प्रसंग होते हैं जो हम कहते हैं मार्मिक सीरियस प्रसंग होते हैं, और मेरे पापा आज भी जब वो मैं कहने जाती हूँ तो अपनी सीट, क्योंकि वो मेरे सामने ही बैठते हैं, मैं उनको देख सकती हूँ, वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं चला गया तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेगी कि अब कोई गलती दिखाने नहीं बैठा है। और अभी तो ये व्हाट्सएप शुरू हो गया है, तो होता है ना कि जब एज होती है हम चीजें याद नहीं रहती है, तो शुरू शुरू में पापा को याद ही नहीं रहता था, कथा में गलतियां निकाल ली, अब आते तक वो भूल जाते थे रूम में, तो बोलते थे अरे क्या गलती की, अब तो व्हाट्सएप आ गया, तो वहीं बैठे बैठे लिख रहे होते जो उनको लगता है मैसेज तो पहुंच गया, अभी जब रूम में जाएगी देख लेंगी, तो बोले, तुरंत आज ये बताते थे गलत, सामने? तुरंत एकदम ये गलत बोला, ऐसे गलत बोला, तो देखिए टेक्नोलॉजी ने ये भी क्या तो, बात है। तो आज भी मेरे पापा तो पक्की गलतियां, और वो- मम्मी? मम्मी तो चिल है, मम्मी वो तेरा सब माँ जैसी के अरे सबसे ठीक है, बेस्ट अच्छा बच्चा किया, है। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है, हो गया, ऐसे वाला मेरी है ना? मम्मी तो ऐसे करती है, ठीक है एक गलती है बाकी तो अच्छा बोला, ये तो बोलो। मम्मी तो माफ करने में मतलब पीएचडी कर चुकी हाँ, होती हम जब दंगल देख रहे थे साथ में, हमारे पूरी फैमिली साथ ही देखने गए थे, और जब भी कुछ मेरे पापा बोल रही आप होंगे आप हुई बिल्कुल आप हुई, भैरव सिंह लास्ट ही थे वो। में वो जो शाबाश वो अपनी बेटी को बोलते हैं ना, तो वो होता है मेरे पापा भी मुझे कभी से बोलते कि नहीं नहीं, आज अच्छा हुआ, मुझे कुछ तो कह रही ये सक्सेस है मेरे लिए कि इनको अच्छा लग गया ये। माँ बाप बहुत देर बाद आपसे इम्प्रेस होते हैं। और पर मुझे लगता है वो सही भी है, हाँ, आपको आई थिंक वो ग्राउंडेड रखते हैं, क्योंकि बाहर आपको इतना प्यार मिलता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम ही तो सब कुछ है, और वो आपको वापस धरती पे लाते हैं, नहीं बेटा हम बताते हैं तुम क्या हो। हमारी गलतियां क्या क्या हाँ, तो और जितना अगर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपको हैबिट भी हो जाती है, और आप उसको उस चीज को आप खुशी से नहीं ले पाते, तो अब मुझे ऐसा लगता है वो जो कभी कभार मुझे तारीफ करते हैं मेरी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाता है। रोज करेंगे तो शायद मेरे लिए इतना मायने नहीं रखेगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि अरे चलो ये काम मतलब मेरा माइलस्टोन है मेरी जिंदगी का, कि अगर इनको ये अच्छा लग रहा है तो। तो देश से बाहर भी आप ट्रेवल करती, पापा होते हैं साथ में? नहीं, अभी तक तो हमने नहीं किया है, अच्छा, लेकिन देखो आगे क्या होता है। आई एम श्योर ये शुरुआत है कि जहाँ पे विमेन स्पिरिचुअल लीडर्स की बहुत ज्यादा कमी है, बिकॉज एक विमेन पर्सपेक्टिव से ही हम पैदा हुए हैं, जी, हम माँ से ही सीखते हैं सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं हर एक मर्द के अंदर विमेन पर्सपेक्टिव है। शायद इनको लगता है कि हम लोग सीरियसली नहीं है ना, इसीलिए हमको पीछे पीछे रखा जाता है, लेकिन मैं और जया जी रोकने वाली नहीं है। नहीं, रुकना नहीं है। किसी दिन सर पे बैठ के प्रवचन करेंगे तो मैं इधर बैठ के कॉमेडी करूंगी। मतलब हम ये नहीं हम कहते एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से हमको पता है कब, कहते हैं ना कि सब रूप बनाए गए, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, काली भी है, चंडी भी है, तो हम सिचुएशन देख के रूप लेते हैं। तेरा तो चंडी हमें है। पता है कब क्या बनना है। आप खाना वाना बनाती है घर में? मैं कुछ डिशेस बनाती हूँ, तो मुझे शौकिया तौर है कि कभी कभी मन किया तो चलते हैं किचन में, बट हाँ मेरे परिवार में एक चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज से काम शुरू कर दिया था, मैं 6 साल की थी, तो और उस वक्त आपका बचपन तो चला ही जाता है, क्योंकि आप शुरुआती दौर है, तो स्ट्रगल पीरियड ही मेरा पूरा बचपन मेरा स्ट्रगल पीरियड था। मैंने लाइफ की हर, कहते हैं ना कि पॉजिटिव तो कम पर नेगेटिव एस्पेक्ट बचपन में ही देख लिए कि दुनिया कितनी क्रूअल हो सकती है आपके साथ, और अगर वो एक बच्चे को नहीं छोड़ रही है अपनी क्रूएल्टी में, क्या चाहे वो बेइज्जती है, चाहे वो रिजेक्शन है, चाहे वो रोकना है, तो अगर वो 6-7 साल या 8 साल के बच्चे को नहीं छोड़ रही है, तो बड़े को तो वो क्या ही छोड़ती होगी। तो क्या छोड़ेंगे। तो मैंने वो सब बचपन में, तो मेरा बचपन काफी हद तक जा चुका था इन्हीं चीजों में, तो अब उनको ऐसा लगता है कि मैं किचन में जाती हूँ या कुछ भी काम करूँ, नहीं 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 हम कर लेंगे तुम आराम करो, या तुम्हारे पास ऐसे ही बहुत काम है करने को, तो ये हम तो मुझे शायद घरों में नहीं होता इन चीजों में मुझे थोड़ा सा पीछे रखा गया है कि नहीं नहीं, बट हाँ मैं ये कहती हूँ मुझे इतना आता है, एग्जैक्टली ये नहीं कि ये आता है, मैं भूखी नहीं मरूंगी, मैं कुछ भी बना लूंगी, खाना मैं बना पेट तो भर लूंगी मैं अपना, चाहे मुझे कुछ भी मिल जाए मैं उससे कुछ ना कुछ तो खाने लायक बना ही लूंगी। तो इतना आप तो चाय आता। वाली है, मतलब ऐसा प्रवचन में कि चाय चाय ऐसा कई को बहुत तलब होती है ना, नहीं, मुझे एक बार ही चाहिए, बट चाहिए एक बार, दूध वाली चाय? दूध वाली शाम को एक ही बार चाहिए। पर मैंने जितने भी डाइट्स किए हैं, मैंने बोला 2 चीज मैं नहीं छोड़ूंगी, चाय और चावल। अच्छा, चावल। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मैंने बोला ये दोपहर का खाना मेरा नहीं जाएगा, शाम की मेरी चाय नहीं जाएगी, बाकी ऊपर नीचे आपको जो हटाना है हटाइए, ये 2 तो, क्योंकि ये मेरे मूड फूड है, मैं खुश रहती हूँ इनके साथ, मैं काम ही नहीं कर सकती इसके बिना, अगर ये मेरे आप डाइट से हटा दो तो मैं ऐसे बैठे रहूंगी। सही कहा, मूड फूड होता है हर ऐसे इंसान। भी नहीं खाए जाते सैलड,
हाँ पत्ते पुत्ते क्यों मेरे से नहीं खाए जाते यार। मेरे को आप बोलो कि दाल चावल आलू की सब्जी आप इतनी मत थोड़ी कम खा लो, मैं वो कम कर लूंगी, मेरे से छुड़वाओ मत। लेकिन यार मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। आप हैं पानी पूरी चाट ये वो, तो कभी ऐसे खा रहे हो तो पीछे अरे जया जी आप वैसा हो। अरे बहुत, तो अब तो आप कभी इतना रास्ते में बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत होता है, तो इसलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं घर में ही खाए। पर फिर भी तो मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले ही तो मैं एक मॉल गई थी और वहां पर उसके सामने मैं पुचका खा रही हूँ, हमारे यहाँ पुचका बोलते हैं, हाँ। तो मैं पुचका खा रही हूँ और बस पुचका आप किशोरी जी है ना, आप कैसे पुचका खा सकती हैं? आप तो प्रवचन करती हैं और आपने इसमें चने भी डलवाए हुए हैं और आप उसको क्या ही थोड़ा पानी भरो और है ना, मतलब तो ये तो बड़ा इशू होता था। तो मैं उस वक्त कहती हूँ पुचका खाने के बाद बताती हूँ मैं कौन हूँ। तो ये और कई जगह ना वो आपको पहचानते नहीं थे। आई थिंक कल मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो मैं मॉल गई थी और मैं वहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे एक लेडी ने आके बोला इधर आइए, तो मैंने बोला बोली जया किशोर को जानती हैं आप? तो मैंने बोला नहीं कौन है? तो बोलते आपके चेहरे पे बड़ी झलक आती है उनकी। अब मैंने बोला अगर मैंने बोल दिया कि मैं ही हूँ तब तो मेरा घूमना मुश्किल है यहाँ पे। तो मैंने पूरा शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, फिर मैंने बोला पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनका ऐसा, मैंने जब सब काम कर लिया मैंने बोला अब आप इधर आइए। मैंने बोला आप जया किसकी बात कर रही थी आप? तो बोले जया किशोरी। मैंने बोला वो मैं ही हूँ। तो ये सब होता है, बट कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी अगर थोड़े फेमस लोग होते हैं तो पर हम भी थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, सच में बिल्कुल। तो आप पूछ लीजिए कि हम कौन हैं और आप पूछ लिए, उसके बाद आई थिंक आप चले जाइए। हमें चैन से वो पुचका खाने दीजिए, क्योंकि फिर होता है ना अब आप जब तक पुचका खा रहे हो आपको ही देखेंगे। हाँ, कि ये कैसे खाती फुली है, एंजॉय नहीं कि करते। शायद ऐसे भर के प्रभु का नाम ले और ऐसे करे। हाँ तो ऐसे मतलब आप खाए। कैसे खा रहे हैं, हाँ। आप कैसे खड़े रहे, तो वो शायद वो बहुत कॉन्शियस कर देता है हम लोग को, और हाँ, शायद हम क्योंकि उस तब वजह हम से अपने होते हैं, भारती और जया होती है कि देख रही होती है उसने चने कितने डाले क्या, क्योंकि हमारा ध्यान जब कभी डोसा या कुछ बन रहा होता है तो देखने में बड़ा मजा आता है ना, जो हमारा ये मेरा वाला है हाँ भैया। जी। और तो फिर हम साथ साथ में कहते नहीं जी हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा। हाँ। तो आपको पुचका सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये मुझे स्ट्रीट फूड काफी अच्छा है, तो हमारे यहाँ झालमुड़ी बनती है, पुचका आप बहुत कलकत्ता से होता हैं? है। हाँ जी, तो झालमुड़ी बनती है, पुचका बनता है, कौन सी मुड़ी झालमुड़ी। क्या होता है? यार आइए कलकत्ता में आपको खिला भारतीय कलकत्ता का जो स्ट्रीट फूड है ना, बड़ा अच्छा। वो दुनिया में फेमस है। जाल मुड़ी भेल होते हैं। भेल मुड़ी भी झालमुड़ी दोनों दो तरीके मुड़ी से ही बनती तो है, मुड़ी अलग ही अलग। है। हाँ मुड़ी ही है, अलग अलग तरीके की, एक झालमुड़ी होती है एक भेल मुड़ी होती है। उसमें सरसों का तेल भी हाँ डालता जी, है। एकदम। अच्छा, और क्या कर देता है इसमें? नहीं मैं आपको भारती जब आप बहुत आएंगे कमाल तब होती है। खिलाऊंगी सारे हरे अच्छी ना? एकदम मसाला अच्छे से, आलू का कोई मसाला भी डालते हैं। स्वाली होती है, उसको पूरा अच्छे से क्रश करके और अच्छे से मिला के फिर आपको खिलाया जाता है। यार बड़ी तीखी होती, बड़ा मजा आता होगा। कैलकाटा तो मैं जाती हूँ शोभा, पर मुझे झाल मुड़ी का नहीं पता था। वो कलकत्ता में भारतीय आप बनाए, मुझसे सुनाओ। नहीं मिले ना अभी तक, इसीलिए आप अब अगली बार आप मुझे बताइए, मैं मुझे आपको लगता था आप बॉम्बे में best रहते हो। street- नहीं और मुझे पर लगा आप बॉम्बे का राजस्थान में मुझे- रहते हो, कसम से मुझे आप देखिए राजस्थान हम में ये लगे। एक्चुअली अब इस शो में हमने शायद थोड़ा रिवील कर दिया, पर मैं ये हम जानबूझ के करते हैं कि अलग अलग जगह बोलते हैं ताकि कोई समझे ही ना कि हम रहते हैं। एक कमेंट में करिए आपकी जया जी रहती कहाँ है, हम भी रिवील नहीं करेंगे। जैसे हम इतना बचपन बच्चे की बात कर रहे हैं, जया जी आपका एक बचपन का वीडियो देखा था हमने, जिसमें आपने बोला था कि मैं सिद्धिविनायक जाकर गणपति जी को गूगली वूगली विश करना चाहती हूँ। तो वो ऐड बड़ा चला था ना। यस, पर हम पॉन्स का लोग वो को- ad। हाँ तो मेरी तो आज भी आदत है भगवान को कि हम ऐसे रहते तो हम उनको देखते, तो आज भी हम जब मंदिर में होते ना कि भगवान ने कभी मुकुट टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो हम भगवान से ही बात करें, क्या मजाक चल रहा है, बड़ी शैतानी हो रही है, आज मुकुट टिका ही नहीं रहे हो। तो हमारी आदत है भगवान को ऐसे लाड करने की, प्यार करने की, तो वो बचपन से रह गई। तो गणेश जी आपको थोड़े से ऐसे गब्बू गब्बू से लगते हैं ना। हाँ, और उस वक्त वो ऐड बड़ा चला था गूगली वूगली वुश, तो मुझे ऐसा बोला क्या, तो और बॉम्बे तब मैं नई नई आई थी, मेरा तब पहला टाइम बॉम्बे का था जब मैं बुगी, बहुत पुरानी बात है वो, तब मैं थोड़ा सा मुझे डांस का बहुत शौक है, और अभी भी अगर कोई मेरी कथा देखता है तो मैं तो व्यासपीठ से ही नाचती हूँ, तो मुझे बड़ा शौक, तो मैं कथक करती थी। ओ, तो ट्रेंड। हाँ 3 साल मैंने कथक सीखा था। तो जब मैं वहां गई थी तो मेरे लिए एक वो था, अट्रैक्शन था कि मुझे गणेश जी के पास जाना है। और फिर वो भी क्वेश्चंस ना वो पूरे वीडियो में नहीं आते, वही पूछते क्या करना है, क्योंकि बच्चे के लिए क्या है, तो मैंने बोला क्या करना है, तो मैंने बोला उगली उगली विश करना है। और मुझे लगता है मैंने क्या बोल रही थी। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मूवी कितना पुराना वो क्लिप निकाल कर किसी एक फैन ने कितनी मेहनत की होगी, सोचो आपने कितना कहा कि वो पुराना। बहुत पुराना है और इनके पुराने बोलने से
इन्होंने ये भी बता दिया कि वो जजेस की उम्र कितनी होगी अब, जो आजकल भी जवान बन के घूम रहे हैं। तो बूगी वूगी मेरी जिंदगी का आखिरी डांस था। ओह उसके बाद मैंने डांस छोड़ दिया था। फिर मैं पूरी तरीके से मैं भक्ति जगत में आ चुकी थी और मैं सिर्फ भजन गाती थी। और फिर आई थिंक उसके 2 साल बाद मैंने पहली कथा कर दी थी। तो बहुतों को नहीं पता, पर वो मेरी जिंदगी का आखिरी डांस था जब मैं प्रॉपरली मैं स्टेज पे मैंने डांस किया था। ओह कभी कभी ऐसा होता है कि कोई, जैसे ना आप जब किसी को चाहते हो ना तो बोल देता है, कभी कभी कोई ऐसा होता है लड़का आके कर हाँ बहुत सुंदर है हम आपसे प्यार करते, कभी किसी ने कहा ऐसे? नहीं, तो यही है, मुझ तक थोड़ा पहुंचना मुश्किल है। पापा भी होते हैं ना। हाँ जी। हाँ बेटा मेरे को बोल तू सारा बात। तो ये है। और आई थिंक मेरे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने की वजह से एक थोड़ा सा एक डर, एक दायरा बना हुआ है लोगों के अंदर, जो मुझे अब काफी लगता है कि बड़ा सही है। तो शुरुआत में मुझे थोड़ा डर ऐसा अजीब लग रहा, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। और हर व्यक्ति का एक ये लिमिट होना चाहिए agreed. कि आप उसको पार नहीं कर सकते जब तक कि मैंने खुद आपको वो परमिशन नहीं दी है पार करने की। तो आपको एक लिमिट तो समझनी पड़ेगी कि लिमिट होती क्या है। सुना, हर लड़की के साथ आप लोगों को लिमिट रखनी है। ऐसे नहीं कि उनको जया जी को ऐसे अरे भारती कैसे हो बेटा, मुझे तो ऐसे गाल वाल खींच देते। हाँ, ये तो बड़ा जी। हाँ उनको सच में नहीं, क्योंकि इनका काम है जिन्होंने दायरे में रखा हुआ है। आपका काम ही ऐसा है कि लोगों को लगता है अरे ये तो मेरी भारती है, ये तो अरे ये तो लेकिन अरे तो कहीं मेरी जी- दूर से भी हो सकती है। नहीं सुनते लोग। और मतलब और मर्द लड़के तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो औरतें भारती पर हाँ, ये तो ओह, मम्मियाँ चाचियाँ, मतलब फ्लाइट में एयर होस्टेस हम ऐसे देखने लग जाती है, क्योंकि हम आगे बैठते पीछे ही लोग आते हैं तो वो परेशान होती है, सर प्लीज बाद में चले जाइए, बाद में मिलवाएंगे मैम वो कह रहे हैं। तो वो हमको ऐसे देखने लग जाती है, 2-3 बार पानी भी नहीं देती। हम दे रहे हैं क्योंकि लोग बहुत तंग करते हैं उनको। लेकिन हाँ पहले पहले अच्छा लगता था, अब थोड़ा आपने सही बोला कि लोग ना लिमिट भूल जाते। लोगों को लगता है कि अगर ये थोड़ा इजी हो रही तो मैं और ज्यादा ही इजी हो जाऊं। ये गलत होता है। और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ हमारे लिए, दुनिया में हर किसी के लिए होना चाहिए। बट क्योंकि जब आप एक पब्लिक स्पेस में, जैसे मैंने कहा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो जब हमें एडवांटेज मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं। डिसएडवांटेज में हमें ऐसा लगता है क्या, पर ये है कि दोनों चीजें आएंगी आपके साथ, आपको दोनों ही झेलना पड़ेगा। अगर अच्छाई मिल रही है तो थोड़ी तो बुराई आपको मिलेगी, तो उसको भी हैंडल करते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं दुनिया में, हर किसी को तो नहीं बदल सकते। पर ठीक है, प्यार जितना मिलता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट्स रहते हैं ना ट्रोलिंग, तो 100 में से हो सकता है 10 ही ट्रोल करेंगे, बाकी 90 तो आपसे प्यार ही कर रहे हैं। तो आप 90 पे फोकस करिए, 10 को छोड़िए। बात तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। आपको गुस्सा आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे वाला गुस्सा आता है, चिल्लाने वाला या रोके चुप? तो मैं चुप हो जाती हूँ। और मैं अगर चिल्लाने की मैंने कोशिश की तब मुझसे झगड़ा नहीं होता, चिल्ला चिल्ली वाला, मुझे रोना आ जाता है, मुझे ये सब नहीं होता। तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं एकदम शांत। जो मेरे आसपास वालों को बड़ा ही अजीब लगता है कि ये गलत बात है, भाई झगड़ा ऐसा खत्म होता है करो कि ना। बोल तो हाँ, सब- बात हाँ, करके बात तो खत्म करो। करो। बट मुझे, जैसे मेरा ये मंत्रा है लाइफ, जब आप गुस्से में होते हो ना, आप ऐसी चीजें बोलते हो जो शायद आप मीन नहीं करते, और जो शायद आपको बाद में फील कराता है कि बड़ी गलत बात बोल दी मैंने, सुनने में बहुत गंदी लग सकती है, बहुत रूड है। बहुत सही कहा। तो मुझे ये चाहिए नहीं सामने वाले से, तो मैं अपने ऊपर पहले लागू करती हूँ कि मैं तुमको ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूंगी, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये तुम भी समझना। तो जब आप गुस्से में होते हो, इसलिए मैं शांत हो जाती हूँ कि मुझे पता अभी अगर मैंने लड़ाई कर ली तो मतलब मैं तो ऐसी बातें बोलने वाली हूँ कि मतलब तुम्हें धरती के अंदर जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। पर वो गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए। तो मैं शांत, मैंने बोला अब मुझे कुछ घंटे छोड़ दो, मैं कुछ घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल होके वापस आ जाऊंगी, या फिर मैं शांत दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश। तो अब मेरी फैमिली समझ चुकी है कि तो अब मैं अगर किसी बात से नाराज होती हूँ तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, और वो मुझे छेड़ते भी नहीं है कि हाँ इसको 1-2 तो ऐसा नहीं होता कि कोई घंटा। मनाने भी नहीं आ रहा? ये तो मेरा, जैसे मैंने कहा हम फूडी है, तो मोस्टली झगड़ा तो बहन से ही होता है। मेरी छोटी बहन है, तो हम खाना बस हमारे के परिवार अगर एक ही घर में है ऐसे, क्योंकि मेरी सिस्टर दूसरी जगह रहती है, हम लोग हाँ। कभी कथाओं में, पर अगर हम घर में साथ है तो हम खाना, चाय, नाश्ता सब एक साथ करेंगे, पूरा परिवार, नो मैटर व्हाट। अगर कोई बाहर भी गया तो फोन करता है कब तक आओगे, मैं खाने के लिए रुका हूँ, ये वो। तो मतलब हमारी आदत है घर पे हो तो साथ में बहुत खाना बढ़िया। खाओ ना। तो मेरी बहन की आदत है, अगर हमारा झगड़ा है तो उसको पता वो बात तो कर नहीं सकती, मना तो नहीं सकती कि मैं बोल दूंगी अभी नहीं छेड़ना मुझे। तो मैं देखती हूँ फिर मेरी थाली में अचानक से मेरी फेवरेट मिठाई आ जाती है या मेरा, और फिर मैं उसको देखती हूँ ऐसे कि वो सॉरी बोलने की कोशिश करता है, उसको तो मुझे खाना पसंद है तो मुझे ऐसे मनाती है कि हम बोल के तो नहीं मनाएंगे, तो हम तो चीजें देख के मनाते हैं। अच्छा, तो आप 2 सिस्टर हो? हाँ जी, छोटी बहन है वो? जी। कितने साल छोटी है आपसे? 2 साल। हाय, बहन को पता है बहन को कैसे मनाना है।
मैं ना बहुत बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे, बहुत एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल एंड रिच पीपल, दे डोंट वर्शिप, वो पूजा पाठ नहीं करते बट वे अपनी जिंदगी में खुश है। तब मेरे मन में बड़ी बार ये सवाल आता था कि यार ये तो मंदिर नहीं जाता, ये मंदिर जाता है, देखो इसकी लाइफ भी अच्छी है, बट ये मंदिर नहीं जाता, ये पूजा भी नहीं करता, बट इसकी लाइफ बड़ी सही है। सो ये पूजा पाठ हाँ। जिंदगी में पूजा पाठ आपके मेंटल पीस के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरुआती अगर चीज़ें कहें, बाकी आप एकदम ही हैवी पूजा में जाते तो ऐसे आपके मंत्र भी होते हैं, देवताओं को मनाना, जैसे हम कहते हैं सिद्धियां भी होती है स्पिरिचुअलिटी में, जी जी मेडिटेशन के थ्रू आप प्राप्त, जो खासकर हनुमान जी के लिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि वो आपको सिद्धियां देते हैं, तो वो सब अलग है, वो बहुत ही आप एक्सट्रीम में जब जाते हो। पर अगर जनरल पूजा पाठ रिचुअल्स की हम बात करें, देखिए गीता जी में भगवान के कर्म कर फल की चिंता मत, मैंने आप भगवान को मानो नहीं मानो, आप कर्म करो, वो आपको फल देंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, आपकी काम ही आपका पूजा है, सब कुछ है, तो भगवान आपसे काम छीनेंगे नहीं। वो ये नहीं बोलेंगे इतने, मैं हमेशा कहती हूँ भगवान इतने पार्शियल नहीं है कि एक जी जान से मेहनत कर रहा है बस क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता, और एक है जो मेहनत उतनी नहीं करे पर भगवान को मानता, भगवान को नहीं नहीं इसको सफलता देता हूँ, इसको ये भगवान नहीं करेंगे। वो सफलता तो उसी को देंगे जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, अपने उस चीज में वो ऑनेस्ट है, अपनी मेहनत कंसिस्टेंसी पूरी रख रहा है। मैं कहती हूँ भगवान को मानना नहीं मानना कब आप पे इफेक्ट करता है, कि जब आप फेलियर का सामना करते हो, जब आपने मेहनत तो पूरी कर ली फिर भी आपको चीज नहीं मिली। अब जो नहीं मानता वो कहेगा हो गया मेरा काम, अब क्या बचा, उसकी उम्मीद खत्म, क्योंकि वो तो और किसी को मानता ही नहीं है ना। वो तो कहेगा मैंने जितना करना था कर लिया, अब खत्म, अब मेरी जिंदगी खत्म, काम खत्म, जो भी हुआ और इसके बाद भी नहीं हो सकता, मैं और क्या करूं। तो उसके पास उम्मीद ही नहीं बची कुछ भी आगे बढ़ने की, उठने की, और शायद हो सकता है उस वक्त वो गलत रास्ते भी अपना सकता है, क्योंकि उसकी उम्मीद, व्यक्ति की उम्मीद जब खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। यही दूसरी तरफ जो मानता है वो कहता है कि मेरा काम तो खत्म, अब उसका काम शुरू। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी हार नहीं मान सकती, मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता होता है आपके पीछे कौन खड़ा है, जैसे एक बच्चे के साथ अगर आप हो तो उस वक्त ना आपका बच्चा डरेगा नहीं, चाहे वो अगर कोई इसको बुली करने भी आ रहा हो, उसको पता है मेरे माँ बाप खड़े हैं, अच्छे से जवाब दे देंगे। अकेला शायद वो डरे, उसको लगे कौन जवाब देगा या मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं। जब आप खड़े तो आपके पास तो इतनी बड़ी पावर है, भगवान खड़ा है आपके पीछे, मैं हूँ, चलना जैसे होगा देख लेंगे साथ में। तो जब आप ये थॉट लेकर चलते हो ना तो आप हारते नहीं हो। मैंने रणवीर के शो में कहा मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तो जो चाहे दुनिया में कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे साथ एक ऐसी शक्ति है जिसका काम ही यही है कि हारना नहीं चाहिए। तो मैं फेलियर्स को हार नहीं देखती, वो तो मैं देखती हूँ शायद मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है, अब शायद मुझे दूसरे तरीके से काम करना चाहिए, वो है, हारी नहीं हूं मैं। यही आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि ये एक फेलियर है, वो तो मैं हुई नहीं, क्योंकि जो भगवान को मानता है वो बन ही नहीं सकता कभी। तो ये थॉट आपके अंदर इतना पावर लेके आता है, ये उम्मीद आपके अंदर इतनी शक्ति लेकर आती है कि अब गिरने के बाद फिर आप उधर फिर चलेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि एटलीस्ट हाँ फेथ है आपका किसी के पास। बस तो ये मैं कहती हूँ यही डिफरेंस है। तो भगवान को मानना नहीं मानना भगवान के लिए अच्छा बुरा नहीं है, तुम्हारे लिए, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूँ वहाँ इलेक्शन नहीं होते, बहुत संतुष्टि उसको वाला कुर्सी सवाल। वो भगवान ही रहेंगे, आप मानो नहीं मानो वो ही भगवान है। ये हमारा अच्छा बुरा है, हम आगे जाके अगर हार माने या कुछ भी करें, हम मेंटली कितने पीसफुल रहते हैं, वो रिचुअल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो एथीस्ट थे जब वो वापस भगवान को मानने लगे, रिचुअल्स में आए, उनकी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आया है मेंटली, बाहरी चेंज नहीं होता भगवान की भक्ति, ये पक्की बात है कि आप बाहर से सिर्फ चेंज ले आओगे और आप कहोगे। गीता जी में अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया था तो गीता के ज्ञान के बाद भी वो लड़ाई कर रहा था, उसके बाद भी वो राजा बना था, उसके बाद भी उसने लग्जरी नहीं छोड़ी थी अपनी, उसका चेंज इंटरनली आया था जो आया। तो आपको लग सकता है क्योंकि भगवान ने तो एक बार भी, जो लोग ये सोचे भक्ति मतलब सब छोड़ देना, पैसा नहीं कमाना, सिंपल लाइफ जीना, अर्जुन ने तो नहीं जी, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। सही कहा। और भगवान ने तो एक बार भी उसे नहीं कहा युद्ध मत लड़, राज्य छोड़ दे, धन छोड़ दे, पैसे छोड़ दे, कुछ भी नहीं बोला। उनको बोला कर्म नहीं छोड़ना, बाकी चीजें तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलती ही है सबको, लेकिन कर्म अपने अच्छे रखना, आपका जो धर्म है। जैसे अगर आपका काम कॉमेडी है तो आज आप लोगों को खुश करें, आपका मेन आई थिंक सिर्फ कॉमेडी भी नहीं है, आपने कहा कि आप कुछ बोले और लोग खुश हो, वो आपका मेन उद्देश्य है। आपका उद्देश्य बाकी चीजें नहीं है कि यही प्रोफेशन है या पैसा है, या मेन आपको मन था कि ऐसा हो,
उसमें आपको पैसे भी मिल गए तो वो आपको लगता है कि डबल जैकपॉट लग गया मेरा, तो पर उद्देश्य तो वो नहीं था आपका। तो उद्देश्य जब आपका सिर्फ अच्छा होता है ना कि मुझे तो एक काम करना है, भगवान बोले बाकी चीजें मैं लगा दूंगा साथ में, फिर नाम, पैसा, धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा। यानी जब आपका काम ही है कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, तब आप गलत रास्ता भी अपना सकते हो, क्योंकि आपका मोटिव तो सिर्फ पैसा है और कोई कर्म है ही नहीं कि मोटिव नहीं, अच्छा काम है, ये चीज है, ये दुनिया में लाना, ये ही नहीं, तो पैसा जहां से आएगा वहां से ले लेंगे। राइट। तो गीता जी में पैसा नहीं छोड़ने को कहा कर्म, इंटेंशंस अच्छे रखो, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भगवान को मानना होता है। माथा टेकते घर से निकलते वक्त, आते वक्त दीवा। मानते भी हैं, लेकिन ना जानते हमसे भी वो हैं। आरती वारती, क्योंकि निकलना होता ना घर से, तो कभी कभी हम दोनों डरते कि अब तो हमारा बच्चा है, हम भगवान का नाम ही लेते तो कैसा ये वो। लेकिन आपने बहुत संतुष्ट कर दिया कि कर्म अच्छे करो, वो तुम्हारे साथ है। वो ये नहीं कहता कि मंदिर में घंटी बजाओ आके हाँ। या ये करो, क्योंकि तुम अगर काम कर रहे हो और तुम्हारा इंटेंशन सही है ना, दूसरों को हर्ट नहीं कर रहे, तो तुम भगवान को खुश करो। मैं भी नहीं कर पाती पूजा पाठ रेगुलरली, पर मैं कहती हूँ मेरी मालाएं चलती है क्योंकि मेरा वो मेडिटेशन है। हाँ, तो जब मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए आप कर्म है, लेकिन भगवान को लेकर जैसे आप भजन चला देते हैं, हो सकता है उस वक्त आप 10 जगह काम कर रहे हैं, पर आपका बच्चा देख रहा है ना मेरे घर में चल रहा है, yes, मतलब ये एक रूटीन हो चुका है। हाँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ एक रूटीन जब आप बनाते हो कि भगवान इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इसे एक चीज मैं हमेशा कथा में कहती हूँ कि आपको बच्चे को दिखाना पड़ेगा कि भगवान इम्पोर्टेंट है। जैसे हम काम कर रहे हैं, अब अगर मैं आपको काम के बीच बोलूंगी कि कथा है मेरी, आप आइएगा 7 दिन, शायद ही कोई 7 दिन आता है, वो सोचेगा संडे के दिन कोशिश करेंगे जिनकी दुकानें होगी। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि आप 7 दिन नहीं निकाल पाए जिंदगी में से, यही मैं आपको बोल दूं आपके घर में किसी की शादी है, आप 10 दिन दुकान बंद करके जाएंगे। 15 दिन, क्योंकि कपड़े भी अब वो बच्चा नहीं देख रहा आपको, यस, अब वो बच्चा क्या बोलेगा कि मतलब ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा। तो कई बार मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मंदिर ही जाना, लेकिन एक रूटीन बनाना, चाहे वो सिर्फ भजन चलाने का रूटीन है, चाहे वो माला करने का रूटीन है, तो एक रूटीन बनाना कि जैसे तुम 7 दिन में ये कर रहे हो ना, हर चीज इंपॉर्टेंट, स्कूल इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर एक फेथ रोजाना उसका एक रूटीन पैदा करेगा। और जब उससे उसको बदलाव नजर आने लगेगा ना, तब वो अपने मन से कर, शुरुआती में आपको करवाना पड़ता है, फिर वो मन से कर। अब मैं मन से करती हूँ, शुरुआती में मुझे पढ़ाया गया, हनुमान चालीसा कराई गई, भजन हम साथ बैठ के करते थे। अब कई बार होता था लोग खेल रहे हैं, और हमारे घर में तो रूटीन है कि इतने बजे तो बैठना ही है, मुझे लगता है कि यार मुझे खेलने जाना है, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे जाने दो ना, सब खेल रहे हैं, मुझे नहीं 10 मिनट लगते हैं बैठ के हनुमान चालीसा करूँ। पर अब मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के भगवान का नाम लेना मेरे पूरे दिन को अच्छा करता है, सोने से पहले वापस भगवान का नाम लेना मुझे दूसरे दिन खुशी से उठाने के लिए काफी होता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया दुनिया भी जरूरी है और भगवान भी इक्वली जरूरी है तुम्हारे लिए। तो आज वो बैलेंस बनाना मेरे लिए काफी इजी हो चुका है कि अब मैं जानती हूँ मुझे कहाँ काम को भी एक रोक लगा देनी है, या मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी एक रोक लगा देनी है, या अब मुझे लगा नहीं मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट या घूमना फिरना है, मुझे बैलेंस करना आता है कि तो वो बचपन में उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने मुझे बचपन से, उस वक्त मुझे बड़ी दिक्कत आई, मैं आज भी कहती हूँ। कुछ ही दिन पहले घर पे पापा से मैं बात कर रही थी, और हम जब मैंने श्रीमद् भागवत पहली बार ट्राई की थी तो बहुत अचानक हुई थी। मैंने सोचा था मैं 12 के बाद कोशिश करूंगी पूरा प्रिपेयर करने की, क्योंकि 3 दिन की कथा में मुझे प्रिपेयर करने में 1.5 साल लगे थे। तो मुझे लगा 7 दिन बहुत बड़ी चीज़ है, और प्लस ये तो एक स्क्रिप्चर है आपका, पूरा एक महापुराण है श्रीमद् भागवत। तो मैंने बोला ये तो पापा 12 के बाद करेंगे, बोर्ड्स खत्म करते हैं। और पता नहीं जैसे भगवान को ही कराना था, तो हम जिस मंदिर में बहुत पूछते हैं तो पापा वहीं गए हुए थे, और जिन्होंने कथा कराई थी उन्होंने वहीं मानो कुछ शगुन कर दिया कि आपको कसम है आपको अक्टूबर में ही करनी पड़ेगी। अब एक तो ऐसा लगता है ना, तो मंदिर जहाँ हम बचपन से आ रहे हैं ये कुछ बोल रहा है, मतलब तो शायद, तो पापा आ गए, बोला बेटा अक्टूबर में करनी पड़ेगी। बोला क्या बोल रहे हो, मेरे बोर्ड्स है पापा। बोला मैं हूँ साथ में, मिल के करेंगे अपने। और ये बात उन्होंने शायद मुझे मार्च में बताई होगी, और मैं अभी तक कहती हूँ कि मुझे इतने साल हो गए, पर वो 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। बोर्ड भी है। हाँ, मैंने इतनी मेहनत लाइफ में कभी नहीं की जितनी मैंने उस 1 साल में करी थी, और मेंटली तो मुझे अभी रात को जगने की आदत है? मुझे रात क्यों, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ रात का समय होता था भागवत जी पढ़ने का। पूरा दिन मेरे स्कूल, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे ट्यूशन, क्योंकि अब तो कॉमर्स स्टूडेंट थी मैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इसकी पढ़ाइयाँ ही चल रही है जो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ता था, और पर कॉमर्स ले लिया था तो करना पड़ रहा था। और रात को 10 साढ़े 10 बजे आप खत्म करते थे, फिर आप कहते थे अब लाइए भागवत जी।
अब मैं तो वो मैं कम से कम 2-2:30 बजे तक करती थी, फिर मैं सोती थी और सुबह 6:30 बजे फिर आप स्कूल के लिए उठ रहे हैं। तो वो समय, लेकिन अब ऐसा दिमाग हो गया, अब मेरा दिमाग ही रात को चलता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा लिखना है, मुझे कुछ अच्छा बनाना है, तो वो दिमाग ही मेरा उस वक्त चलता है। पर जो भी, तो मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन वो समय ने आज मैं हूँ जो मुझे बना दिया। जैन, ये भागवत पुराण जो आप पढ़ती है 7 दिन के 3 दिन के, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, देखे बहुत है बट कभी जाके सुना नहीं, कभी गौर नहीं किया, और बहुत आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और आई एम श्योर अगर आज हमें पता लग जाता है तो डेफिनेटली जहाँ भी होगा हम 7 दिन 3 दिन निकाल सच में यार, हमें जया जी हाँ। बुला लो, गोला लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत के लिए यही है कि जैसे वेद, उपनिषद है, पुराण है, सब वेद व्यास जी ने जब बनाए थे तो सब में ज्ञान को बहुत महत्व दिया था। तो जब कहते हैं कि हर ज्ञानी पुरुष चिंतन के लिए रोज बैठता है कि मुझे और नया क्या करना चाहिए और क्या अच्छा हो सकता है, तो वो भी एक दिन बैठते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ लिखने के बाद भी पता नहीं मन शांत नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ तो बाकी रह गया है। और इतना लिखने के बाद भी कलयुग के जो जीव होंगे, जो समय अभी चल रहा है, इनका कुछ होना जाना नहीं है। तो जब उनको ये महसूस हुआ कि उनका कुछ कल्याण नहीं होगा, तो वो रोने लग गए कि क्या हो रहा है मुझसे, फिर मैं कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो तब भगवान ने नारद जी को भेजा था कि पूछ क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तो वो बोले, नारद जी बोले ये ऐसा है क्योंकि आपने ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान तो कलयुग में कोई नहीं सुनेगा क्योंकि सब ज्ञानी है। आप आज के टाइम पे देखिए, किसी को एक ज्ञान बताइए, वो 4 और बताता है। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल कहता, हम बिल्कुल। पीछे क्यों रहे, तुम ज्ञानी तो हम डबल ज्ञानी। हाँ। तो बोले कोई सुनेगा ही नहीं। तो फिर बोले फिर क्या लिखूं। तो बोले डिवोशन लिखो, भक्ति, ये सुनेंगे बहुत। तो बोले डिवोशन में क्या लिखूं। तो बोले भगवान के कितने अवतार है, 24 अवतार है। बोले 24 के 24 लिखो, क्या क्या हुआ, सिर्फ लीलाएं बताओ। तो एक्चुअली मोटिव है, लीला क्यों बताई जाती है कि आपको किसी से प्यार कब होता है, जब आप उसका स्वभाव समझते हैं। क्योंकि बाहरी दिखावा का प्यार तो कुछ दिन का है, वो खत्म भी बड़ी जल्दी होता है। बिल्कुल। बाद में प्यार आपको बिहेवियर से रह जाता है, पर्सनालिटी से रह जाता है, संस्कारों से रह जाता है, माइंडसेट से रह जाता है कि सोचता कैसे है, काम कैसे करता है। तो भगवान से प्यार कब होगा, तो भगवान को जानेंगे क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, किस सोच के साथ किया। तो ये पूरा श्रीमद् भागवत लिखा ही इसलिए कि आपको भगवान से प्यार कराया जाए। तो 24 अवतार है, तो इसमें आपका रामायण भी इसी में है, महाभारत भी इसी में, भगवान के सारे अवतार है। जितने विष्णु भगवान ने अवतार लिए वो सब एक साथ है, सारी लीलाएं बताई गई है। और इसलिए 7 दिन की कथा चलती है जिसमें 24 अवतार के बारे में हम आपको बताते हैं। और एक कथा कितने घंटे की होती है? एक पूरी कथा 7 दिन की होती है, एक दिन में 3-3.5 घंटे की कथा होती आप बोलते हैं है। हाँ जी, और लोग सुनते हैं। जी। कभी कभी आप ऐसे बोल रहे हो और दूर देखिए 2-3 आंटियां सो रही है, ऐसा होता है? टच वुड, कभी नहीं। मुझे आना है आपकी कथा में, सच में मुझे आना है। बिल्कुल, हम आप प्लीज इधर मुंबई में कभी हो तो हमें जरूर बिल्कुल, बताइएगा, एकदम। है ना हर्ष? 100%। हर्ष तो आज तक कभी कथा में नहीं गया। मैं कभी नहीं गया, मतलब हमने रखवाई है बट मैं कभी जा नहीं पाया। बिकॉज वही बात है ना कि हमको बचपन से सुनते आ रहे अरे वहाँ बोर होता है। जब आप छोटे होते तो आपकी इतनी अकल ही भी नहीं होती कि आप इतनी बड़ी चीज समझ पाए। जैसे आज आई एम श्योर उबासी बट नहीं मैं आएगी। यही चीज करती हूँ, तो मैंने जानबूझ के ऐसी, मेरी कथा में यूथ बहुत आता है, बच्चे बहुत आते हैं। तो मैंने ये क्यों किया था, जब मैं कथा सुनने जाती थी तो मुझे भी चीजें समझ नहीं आती थी। तो जब मैंने कथा प्रिपेयर की थी तो मैंने एक ही बात बोली थी कि मेरी कथा इतनी सिंपल होनी चाहिए कि 6 साल से लेकर 60 साल तक सबको समझ आए, कोई भी ये ना बोले ये बोल क्या रही है। तो वहाँ बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आप लाइए बच्चों को अपने, और उनको पूरी बात नहीं समझ आएगी, कुछ तो समझ आएगा, कुछ नहीं भी समझा, इंटरेस्ट तो जागेगा कि मुझे समझना है चल क्या रहा है, मम्मी इतना क्यों हंस रही है या पापा इतने क्यों सैड हो रहे हैं। कि कई बार आप इमोशनल हो जाते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं होती है। तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट तो जगा दो बच्चे में। आप शुरुआत करोगे तभी तो होगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम सोचते हैं बच्चा समझदार हो जाए तब समझाएंगे, समझदार के बाद तो आपको समझदार नहीं समझता। सच में। वो बोलेगा अब इनको समझ नहीं है, मेरी दुनिया अलग, इनकी दुनिया अलग है, क्या मुझे समझा रहे हैं। रिलेटेबल नहीं रहते। हाँ जी, पर बच्चे तो आपको ही सब कुछ समझते हैं। कि आज अगर आप देखेंगे गोला जब बड़ा होगा, हमारे तो बचपन यही था, आज की जनरेशन हम सोचते थोड़ा तो वो चीजें आए, पर हमारा जो कहते हैं ना कि अपनी बात को सच साबित करने का एक लास्ट बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, रामबाण या जो भी शब्द है, कि लास्ट जो होता था कहता मम्मी कसम। हाँ कसम यार, ऐसे नहीं कहा यार, हाँ कसम। हाँ, ये क्या है हाँ। कि मतलब ये कोई झूठ नहीं कर सकता। ये हमें इतना था कि ये कैसे झूठ हो सकता है, तो इंसान मान लेता था। बच्चे सबसे ज्यादा, या बच्चों का बात कर दे देखो तो पूछेंगे तुझे किसने बोला, बोले मम्मी ने बोला।
सामने वाला क्वेश्चन ही नहीं करेगा फिर कि मम्मी पापा मतलब तो आप ये झूठ नहीं बोल सकता। आप ये झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं ना, तब तो अगर आप बोले मम्मी पापा ने बुलाया, उनको क्या पता है, अरे उनको क्या पता, वो तो खुद उधर नहीं गए, ऐसा हो जाता है ना। तो उस वक्त संस्कार दो जब वो आपको ही हीरो समझता है। बहुत यही सही। सब सच जानते वो हैं। टाइम मिस ना हो जाए। हाँ जी, वो अब फील होता है कभी कभी कि जब मैंने अपने माँ बाप को कुछ ये बोल दिया, तभी पेरेंट्स बोलते हैं ना, माँ बनोगी तब पता आएगा, बाप बनोगे तब पता चलेगा। वो सच में, पता exactly. चलता है और आप एग्जैक्टली वही बनते हैं जो आपकी मम्मी थी। लेकिन फिर भी 90% आप अपने ही माँ बाप बनते हैं कि जैसे वो थे आप वैसे ही निकलोगे, आप वैसे ही काम करोगे। तो मैं अभी से कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मम्मी जैसी होती जा रही हूँ। और जो मेरी मम्मी अभी है, मेरे पापा बोलते हैं कि वो तो इस एज में हो कि यार तुम अभी बनो, तुम तो अभी शुरू भी नहीं है, तुम अभी से ऐसी होती जा रही। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज जिस लेवल में मेरी मम्मी भक्ति करती है, पापा कहते हैं ये अभी से इतनी पागल हो जा रही है, उतनी मालाएं कर रही है जो माँ कर रही है। अरे अभी तो जिंदगी शादी वाली सब करनी है इसको, पर आप वो ही बनते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही निकलते हो आप अपने। तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो और रिलेटेबल नहीं रह पाए? होता है मेरे साथ काफ़ी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैंने स्ट्रगल बहुत पहले देख लिया, तो वो मैच्योरिटी बहुत पहले आ गई मुझ में, जो अब मेरी एज के लोग अगर अब स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। क्योंकि होता है ना कि आप कॉलेज से निकलने के बाद या डिग्री लेने के बाद जॉब कर रहे हो आप, तो आपका स्ट्रगल तब शुरू होता है। मैंने वो बहुत पहले कर लिया, तो मैं ये भी एक एडवांटेज है कि मुझे ऐसा लगता है मैंने बचपन खो दिया, बट जो स्ट्रगल मैंने पहले किया, अब मैं एक स्टेबल लाइफ में हूँ। अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, काम छोड़ सकती हूँ, हॉलीडे ले सकती हूँ, काफ़ी चीज़ें कर सकती हूँ। दूसरों के लिए मुझे ऐसा लगता है वो नहीं कर सके कि अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपका स्ट्रगल का अपना अपना पीरियड होता है, मेरा तब था। तो वो रिलेटेबिलिटी हो सकता है मेरी अब आती है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया जो अब वो सीख रहे हैं, तो वो आपका हो सकता है। लेकिन तब शायद मेरा जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बहुत मैच करता है। बट आई थिंक ये मिक्सचर होना चाहिए आपके अंदर। इसीलिए पहले कहते हैं ना कि बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, वो आपको जो सीख देते हैं वो सीख कोई नहीं दे सकता। और इसके एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गांव में आग लगती है, तो एक बूढ़े व्यक्ति है लेकिन पैर टूटे हुए हैं, चल नहीं सकते, वो भाग नहीं पा रहे, आग लग गई, बाकी सब तो भाग गए, तो वो बेचारे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह गए। दूसरा एक जवान है, पैर तो है, आंखें नहीं है। अब वो भागे तो उसको वहीं पे आग महसूस हो रही, तो वापस आके पीछे हट जाए क्योंकि वो आग की तरफ ही भाग रहा है। तो बैठे रह गए बेचारे, उनको लग रहा है कि सब भाग रहे हैं, हम क्या करें। तब वहाँ पे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे कंधे पे बैठा लो, पैर तुम्हारे होंगे, आंखें मेरी। वाह। तो जिंदगी यही है कि हर तरफ आग है, तो आंखें बुजुर्गों की होनी चाहिए, जोश यानी पैर एक युवा का होना चाहिए, तब आप सारे आग से वो पार करके वो गांव छोड़ के आगे निकल गए। तो आंखें माने अनुभव आप अपने बुजुर्गों से लीजिए ताकि आप परख पाए, दुनिया को परख पाए। और पैर यानी जोश आप एक युवा का रखिए, क्योंकि आज की युवा में जोश है पर होश नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, भाग दौड़ बहुत है और इसीलिए जल्दी हार मान जाता है। एक काम नहीं हुआ कि थक गया, हार गया। ऐसे दसों बार पहले के अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखिए जिन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, कितने हजारों बार हारे हैं, लाखों बार हारे हैं, तब जाके एक ऐसी खोज कर ली, लाइट की खोज है जो हम आज बैठे हैं जिस रोशनी में, क्या वो इतनी हजारों लाखों बार हार के उन्होंने खोज की, वो नहीं हारे। हम यहाँ 2-3 बार हार के ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये मिक्सचर जब आपके अंदर होता है ना, तो आप कोई भी झगड़ा निकाल लेते हैं या प्रॉब्लम। तो अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके पास बहुत अच्छी बात है। और धैर्य तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बुजुर्गों की आदत है वो एक ही बात को 10 बार बोलेंगे और उनको कहीं जाना भी नहीं होता। हाँ, तो वो बैठ के फिर लंबी लंबी तो बातें। ये धैर्य है। अब आपको ऐसा लग रहा है अरे जल्दी बोलो, हाँ, पर क्या वो करूं? जल्दी तो धैर्य खराब कर रहा है ना आपका। तो अगर आप उनकी बात बैठ के सुन सकते हो तो मतलब पेशेंस क्या लेवल का है आपके पास, सोचिए आप। तो ये पेशेंस भी बढ़ा रहा है आपका। यदि बुजुर्गों को सुनना, जैसा कि आपने कहा बताया हमें, हम सब आपको सुनते हैं, आप किसी को सुनती हैं ऐसे? जी, मैं एक महाराज जी है जो अब है नहीं, तो राजेश्वरानंद जी, वो बहुत अच्छी कथाई करते हैं और आपको बातें निकालनी पड़ती है वो पुरानी बातों के साथ ही। तो ये कहानी जो मैंने सुनाई उन्हीं की कहानी है। अरे वाह। तो काफ़ी मतलब अब है नहीं, तो उस वक्त भी बहुत काफ़ी ओल्ड थे जब वो कथा करते थे। तो मेरे पापा ने ही मुझे उनको सुनाया था, पापा घर में चलाते रहते थे उनको, और अब तुम दिन भर ही उनको सुनते रहते हैं। तो मैंने बहुत से कथाकारों को सुना है जो बहुत रिलेटेबल बात करते हैं।
लेकिन बस उनकी भाषा थोड़ी हाई-फाई होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आज की भाषा में उसको थोड़ा सा बदल के बोलने की नहीं, कोशिश नहीं, वो करूँ। बहुत अच्छा मैं कर रही है उनको वो। काफ़ी ज़्यादा सुनती हूँ और ऐसे देखिए मैं सुनती सबको हूँ। मैं अपना कोई फेवरेट नहीं बना के रखती क्योंकि मुझे आपको पता नहीं कब कौन क्या बोल के निकल जाए और तब आपको लगे, क्योंकि आप जब किसी को पेडेस्टल पे बैठा देते हो ना कि ये तो परफेक्ट है, और कोई परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सब करते हैं, सब हम करते आप सब करते हैं। आप हो जो जबरदस्ती उनको एक ऐसे सिंहासन पे बैठा रहे हो कि अरे ये आदमी तो परफेक्ट है, ये तो गलती कर ही नहीं सकता, और जब वो कर देता है तब आप ही उसको नीचे गिरा देते हो कि एक गलती वो उसकी 10 अच्छाइयां आप भूल जाते हो कि 10 बातें तो बेचारे ने अच्छी बोली थी, एक गलत बोल दिया तो आप इतना कर रहे हो उसके साथ। वो कहते हैं ना, जितनी गहरी दोस्ती होती है दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती है, शायद उससे ज्यादा हो जाते हैं। मैं वो नहीं करती, तो मेरे कोई बहुत फेवरेट नहीं है दुनिया में कि अरे ये तो, वो करने के बाद आप ना एक उम्मीद बांध लेते हो कि ये आदमी अच्छा ही बोलेगा, ये आदमी गलत कभी बोल नहीं, और जिस दिन उसने बोल दिया आपका दिल दुखने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक को अलावा जिनको मैं कहती हूँ कि कृपा ही है कोई भगवान की, वो बाकी मैं सुनती सबको हूँ। अच्छी बातें बोले तो मैं ग्रहण कर लेती हूँ, नहीं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ बस। कभी आमना सामना होता है ऐसे तो वो कहते हैं कि अभी सीखो थोड़ा, होता है ना कि जो सीनियर होते हैं, अभी तो बच्ची हो, किस चीज में पड़ गया, अभी थोड़ा और ज्ञान लो, ऐसा कोई समझाते हैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैंने बोला वो तो मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं करते करते भी सीख सकती हूँ, और मैं वेट थोड़ी करूंगी कि मैं, और देखिए सबकी अपनी अपनी यूएसपी होती है, मेरी है कि मैं यंग हूँ, कि आज अगर यूथ मेरी कथा में आ रहा है वो इसी कारण आ रहा है कि उनको लग रहा है हमारा आदमी बैठा है, यस, और हमारी भाषा बोल रहा है। हाँ, जो जानता है हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, और अगर उसके बाद भी वो ये रास्ता अपना रहा है, इसका मतलब इस रास्ते में कोई बात है कि वो इस एज में ये रास्ता अपना सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही तो मेरी यूएसपी है। अगर मैं भी एक एज या बूढ़े होने के बाद ही काम करूंगी तो यूथ भी सोचेगा इसने तो इसलिए किया क्योंकि तो हम भी बूढ़े होने के बाद ही आते हैं। तो फिर मैं सीख रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे साधु संत मत बनाइए, मैं नहीं हूँ, मैं रोज सीख रही हूँ और मैं गलतियां भी कर रही हूँ और मैं उन गलतियों से भी सीख रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आगे नहीं करूंगी, मैं आगे भी गलतियां कर सकती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कंटिन्यूसली सीख रही हूँ। और हर आदमी यही है, कोई ये बोल दे कि मुझे सब आता है तो या तो उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है, क्योंकि जब सब आता है तब कुछ बचा ही नहीं सीखने को, और या फिर वो झूठ बोलता है। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो छोटी है, इसको भी लोगों को लगता है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वाकई आपने कहा कि ये यूएसपी होती है कि इसको कितना समझ आता है और कौन कितना सीख रहा है और कितना ले रहा है। हमेशा अच्छी चीजें लेनी चाहिए। मैं भी हमेशा कुछ भी देखती हूँ या सुनती हूँ तो मैं अच्छी चीजें लेती हूँ, बुरी चीजें मैं वैसे भी आजकल मेरा बच्चे में ध्यान है, मैं तो अच्छी चीजें भी नहीं सुनती मुझे। क्या फ्यूचर में कभी ऐसा कोई डांस, एक्टिंग या कोई नहीं, ऐसा डांस काम? तो आप कथा में आइए तो मेरी कथा का एक है कि हम 3 घंटा कथा सुनते हैं, फिर लास्ट के 15 मिनट आप सब खड़े होते हैं, वाह, खूब नाचते हैं और भजनों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के पास सब है, भगवान के भजन ऐसे है कि आपको वो इतना नचा दे, क्योंकि श्री कृष्ण तो रास के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और डांस, मैंने क्या हमेशा कहती हूँ कि उन्होंने रास को इसीलिए चुना कि जब आप बहुत खुश होते हैं ना, सबसे ज्यादा खुश होते हैं, तो व्यक्ति नाचने लगता है। जब एकदम खुश होता है कि इसका शरीर ही खुशी को हैंडल नहीं कर पाता है तो उसका डांस ही निकल जाता है कि वो इतना खुश हो जाता है। तो भगवान के साथ रहना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। तो जब गोपियां उनसे मिलती थी तो उनका नृत्य निकल जाता था। देखो, तो ये इसीलिए उन्होंने रास को ही चुना कि जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ कि ग्वालों का भी हो रहा है, गोपियों का, तो वो रास ही क्यों चुन रहे, वो कुछ और चुन सकते थे, उन्होंने नृत्य ही चुना क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी नृत्य में है। तो भगवान के पास आकर भी अगर आप डांस नहीं कर रहे हो, नृत्य नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगा फिर आप पूरे खुश नहीं है। तो मतलब ये लास्ट हमारा के एक 15 मिनट पूरा एकदम अच्छे से, शायद मेरे पेज पे भी मैं आपको वीडियो देखे, काली कमली वाला भजन है और वो ऐसे पागल होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यही है सब कुछ, क्यों कहीं और आप नाचने जाओ। तो ये जरूर फ्यूचर में मेरे लिए हो सकता है कि मैं आपको डांस करना है ना भाई, आपको गाना है ना, भजन में सब कुछ है। और भजन का भजन हो गया, सत्संग हो गया, मेडिटेशन हो गया, भगवान का नाम जप हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सब कुछ हो। तो आप भी नाचते हो लास्ट के 15 मिनट? नहीं वो मैं वो जगह नहीं छोड़ सकती। अच्छा, बाकी सब नाचते हैं? बाकी सब मैं बैठे बैठे बहुत नाचती हूँ। अमेजिंग, भगवान, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग LOL पॉडकास्ट। सब्सक्राइब करिए, भारती एंड हर्ष इन द हाउस। थैंक यू थैंक यू जया जी। जैनी, थैंक यू सो मच।